क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। गणेश चतुर्थी की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं आज से। ठीक, क्या होगा कि करंट अफेयर जो आपको मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एमसीक्यू वाला भी आपको यहीं पे इसी वीडियो में कराया जाए। ठीक, दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ जो मेंस का मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए, और पेड ग्रुप में तो मैं इवेल्युएट भी करता हूँ उनको। तो जो मेंस का क्वेश्चन है कल जो आपको करना है या फिर आज जो करना है वो दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो कल आपको दिया गया था, मान लीजिए 31 को जो मैं आज दूंगा, ठीक, वो तो आपको आज प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो 30 तारीख को दिया गया था उसका मैं एनालिसिस भी बताऊंगा कि आपको उसकी क्वेश्चन की क्या डिमांड थी और किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक, तो इस प्रकार से आपने सुबह ही आपको 6 बजे करंट अफेयर भी मिल गया, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक, बिल्कुल ये गारंटी है। साथ ही साथ उसके आपने जो है ताज़ा तरीन जो है एमसीक्यू लगाए, और उसी दिन आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन मिल गया, और पिछले दिन का जो है विश्लेषण मिल गया। तो ये कंप्लीट वीडियो आपका जो हो जाएगा सुबह ही 6 बजे से आपके लिए तैयार। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं भी जुड़ते हैं तो इसको फॉलो करते हुए आप बिल्कुल जो है इससे अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और फिर भी कोई आप लोग को मान लीजिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर कोई आपको डाउट है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। ठीक, और किस प्रकार से हम लोग पेड ग्रुप में करते हैं उसका स्टडी प्लान कैसे क्या देता हूँ वो भी एक झलक मैं आप लोग को आज दिखाऊंगा आखिरी में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और कोई फिर भी जानकारी आपको या फिर देखना है किस प्रकार से हमारा पेड ग्रुप चलता है तो आई बटन यहाँ पे टॉप राइट टॉप कॉर्नर में आ रहा होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो 10 आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी या 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस में, वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, फ्रॉड रजिस्ट्री आजकल क्या है कि फ्रॉड बहुत है, डिजिटल फ्रॉड बहुत है कि लोन आपको दे देंगे, आप पैसा दीजिए, कोई हम आपको इंटरेस्ट रेट जो है 20% दे देंगे, या फिर कई सारे तरीके से फ्रॉड होता है, डिजिटल फ्रॉड होता है। तो आरबीआई ये कह रहा है कि हम एक वेबसाइट बना देते हैं, ठीक, जहाँ पे आप जाकर इस तरीके के फ्रॉड के लिए भाई कैसे आप लोग से कैसे कांटेक्ट करते हैं लोग, मोबाइल नंबर के द्वारा, ठीक, या फिर कोई वेबसाइट पे लिंक होगा व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप इनको जो है ये जो वेबसाइट इसको फ्रॉड रजिस्ट्री बोला जाएगा, आरबीआई कह रहा है। और इस पे जाके आप पोस्ट करो कि इस वेबसाइट से, इस मोबाइल नंबर से, इस जो है व्हाट्सएप से हमें इस तरीके के फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं। वो फ्रॉड मैसेजेस को जो है आपके जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम वाले हैं वो लोग रियल टाइम में देख पाएंगे, आप लोग भी देख पाएंगे, ताकि आप उससे बच सकें। तो उनको जो है उन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका आरबीआई के द्वारा जब एक बार ये रजिस्ट्री, मतलब हाँ वो बैकएंड पे चेक भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी अपने दोस्त के नंबर ब्लॉक कराने लगो, ऐसे भी केसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही महान लोग हैं। या फिर मान लीजिए आपका कोई हेटर है तो उसका आप करने लगे, ठीक है, तो बदले की भावना वाला काम नहीं होगा, बैकएंड पे चेक भी होगा। ऐसा अभी आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनिल कुमार शर्मा जी, उन्होंने बताया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गवर्नर कौन है आरबीआई के इस समय। ठीक, कुछ दास नाम करके, चलिए कमेंट आपको जो है ट्रिक वो भी दे दे रहा हूँ, एक हिंट भी दे रहा हूँ। कब तक बनेगा फ्रॉड रजिस्ट्री कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं बताया है, लेकिन बनेगा। ठीक, बाकी सारी चीज़ें जो है पीडीएफ से आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। देखिए, स्कीम एक सीड बनाई गई है, स्कीम है ये, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कराना है किसका, डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक जनजातियाँ या फिर ट्राइब्स, आदिवासी। तो देखिए, डी नोटिफाइड क्या है, जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने कई सारी जगहों पे जो है ये नोटिफाई करी थी कई सारी ट्राइब्स कि ये क्रिमिनल ट्राइब हैं, और इनको मतलब उस जगहों से दूर रखा था। ठीक, तो क्रिमिनल ट्राइब, तो उसको जब भारत आज़ाद हुआ तो बोला गया डी नोटिफाइड, हमने डी नोटिफाई कर दिया उनको। ठीक, तो ये एक पॉजिटिव था। दूसरा, घुमंतू और खाना बदोश जो होती हैं ट्राइब्स, जो एक जगह नहीं रहते, चलते रहते हैं, दूसरी जगह जाते रहते हैं, कुछ काम करते रहेंगे फिर चलते रहेंगे, तो इन सब के जो है आर्थिक जो है सशक्तिकरण के लिए स्कीम चलाई गई है। कौन सा मंत्रालय है, ध्यान से सुनो, ये ट्राइब से संबंधित तो है स्कीम, लेकिन मंत्रालय सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, ये ध्यान रखना। ठीक, एम्पावरमेंट,
ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। 402 एप्लीकेशन आई हैं जो अभी मतलब करंट अफेयर में जो न्यूज़ है। 10 करोड़ जो है इंडियंस करीबन इस तरीके से सेमी नोमैडिक, नोमैडिक और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं भारत में। 1400 कम्युनिटीज़ हैं। ठीक, इनको मदद क्या कराई जाएगी? तो देखिए 200 करोड़ रुपया दिया गया है इस स्कीम के लिए। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसमें जो है पैसा ही खर्च किया जाएगा। फ्री कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस, वित्तीय सहायता दी जाएगी, घर बना लो। ठीक, लाइवलीहुड, आजीविका के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिए जाएंगे। ठीक है, और ये स्कीम जो है एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इम्प्लीमेंट करी जाएगी। उस पर जाकर मान लीजिए कोई व्यक्ति गया ट्राइबल इन ट्राइब से, कम्युनिटीज़ से, तो उसकी एक यूनिक आईडी बना दी जाएगी। फिर उसको जो है क्या सुविधाएं दी जा रही है उनका ट्रैक भी करा जाएगा और वो फिर अप्लाई भी कर सकता है। ठीक, तो अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर कल हम लोगों ने पढ़ा था। लाइट जो है आपका टैंक कौन सा था? जोरावर, याद आ रहा है? ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इन जोधपुर में जो है अपना ये चालू करने वाला है। फर्स्ट यूनिट बनाएगा ये। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, ठीक, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होता है, उसी दिन लॉन्च करने वाला है। ठीक, तो एक मतलब ये भी याद हो गया आपको एयरफोर्स डे कब होता है। ठीक, और उसी दिन ये लाइट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा। अभी हम लोग देखा जाए तो रशिया के मी-25 और मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करते हैं। ठीक, और जिसमें से आपका ये एक स्क्वाड्रन जो है मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स का वो फेज आउट भी कर दिया गया है। तो हम और क्या यूज़ कर रहे हैं? बोइंग 22 बोइंग जो यूएसए कंपनी है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मी-35 जो है उसका ओवरहॉल करेंगे तो उनकी लाइफ थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक, आर्मी भी, अभी तक इंडियन एयरफोर्स की बात चल रही थी, अब आर्मी ने भी पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो है 1 जून बेंगलुरु में रेस किया था अपना। ठीक, उसको ईस्टर्न कमांड में लगाया जाएगा। चाइना के करीब, जो आपका चाइना के बॉर्डर करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे ये जो है लगाए जाएंगे। ठीक, आर्मी 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है खरीदेगा, ऑफ विच 7 यूनिट्स जो जिसमें हर किसी में 10 हेलीकॉप्टर होंगे, यानी कि 70 तो यही हो गए। वो डिप्लॉय किए जाएंगे कॉम्बैट रोल के लिए माउंटेन्स में। देख रहे हो, चाइना से निपटने की सारी तैयारियां चल रही हैं ये। और पहला जो डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर था आर्मी का विच अदरवाइज ऑपरेट्स, ठीक, LCH का ये पहला होगा। ठीक है, वैसे तो आर्मी कौन से और अटैक हेलीकॉप्टर जो है ऑपरेट करता है? रुद्र हेलीकॉप्टर। तो रुद्र अगर अलग से पूछ लिया जाए तो ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है, नाम से आपको मिसाइल लग रहा होगा लेकिन ये हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, पूछता है इस तरीके से, बताइए रुद्र किससे संबंधित है या फिर जोरावर किससे संबंधित है। ठीक है, ये भारत में क्राइम की क्या सिचुएशन है, ये रिपोर्ट निकालता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है ये। तो इसमें देखिए 2020 में जब कोविड आया था तो कुछ क्राइम भारत में कम हुआ था, लेकिन फिर से बलात्कार, किडनैपिंग, अपहरण, बच्चों के खिलाफ अत्याचार, रॉबरी, ठीक, लूटपाट और ये सारी चीज़ ये भारत में 2021 में बढ़े हैं। ठीक है, बढ़ गए हैं। तो देखो यहाँ पर 2019, 20, 21 का आंकड़ा दिया गया। मर्डर थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, मर्डर बढ़ रहे हैं भैया। रेप जो है कम हुआ था 20 में, फिर बढ़ गए हैं। किडनैपिंग कम हुए थे, फिर बढ़ गए हैं। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कम हुए थे, बढ़ गए हैं। ठीक है, किडनैपिंग हालांकि 2019 से अभी कम है, लेवल देखोगे अगर आप। रॉबरी भी कम है लेकिन बढ़े हैं 20 के कंपैरिजन में। ठीक, ये NCRB का डेटा रिपोर्ट है 2021 की। तो यहाँ पर जो रेप केसेस है बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी हैं। जो क्राइम में अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो कॉग्निजेबल, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, ठीक है, जिसको जो है कोर्ट वोर्ट से जो है जिसकी जमानत होती है, तो संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल जो क्राइम्स होते हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं भारत में 2021 में। 66 लाख से अब ये 60 लाख के करीबन हो गए हैं, ये अच्छी बात है। ओवरऑल जो क्राइम में जो गिरावट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं उसका डिसओबीडियंस भी कम हो गया है। ठीक है, तो ये धारा 188 IPC की, इंडियन पिनल कोड की, जिसमें कहा जाता है कि जो आपका
आदेश दिया जाता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, उसकी अवज्ञा जो है कम करते हैं। अब तो ये क्राइम की तरह माना जाता था, तो अब ये जो है ओबीडियंट हो गए हैं लोग, पब्लिक सर्वेंट की बातें मान रहे हैं, तो अब ये क्राइम कम हो गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर के माध्यम से पहले ही समझा दी गई थी। पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है पूरी दुनिया में, यूरोप में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो आपका, ठीक है, साथ ही साथ चाइना में, हर जगह सूखा चल रहा है। पाकिस्तान में भाई साहब बाढ़ चल रही है। ठीक, मॉनसून भारत के कंपैरिजन में तो देखो वैसा होता है कि ऐसे आपका जो भारत है, ठीक, इधर आपका पाकिस्तान है, तो यहाँ से मानसूनल विंड साउथ वेस्ट की तरफ से आती है, ऐसे करते हुए ये ऐसे जाती हैं। तो मानसून का जो टाइम लाइन है इंडिया में कितना है बोला जाता है, जो मौसम विभाग बोलता है, वो 15 जून से लेके 15 सितंबर तक रहता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ से 15 जून से तो हम यहाँ से मान लेते हैं ना, जब केरला में एंटर करता है, तो यहाँ से जाने आने में कम, तो कम टाइम तक रहता है मानसून पाकिस्तान में भारत के कंपेरिजन में। लेकिन इस बार भैया बहुत बारिश हुई है, 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, ये उनका ऑफिशियल आंकड़ा। और पाकिस्तान ने इसके लिए क्लाइमेट चेंज को जो है बोला है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये आपदा आई है। मोदी जी ने जो है काफ़ी कंडोलेंसेस दिए हैं, वहाँ पे संवेदना जाहिर की है। और जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ में ट्रेड रीओपन करेंगे। ठीक है ना, तो वही होता है कि जब आवश्यकता पड़ रही तो देखो अब ट्रेड ओपन करेंगे, वैसे क्यों नहीं कर सकते, करो। ठीक, क्या हो गया, हर समय बंदूक ही चलेगी तभी कुछ होगा क्या, बिना ऐसे भी काम हो सकता है। ठीक है, और 150 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान में, 110 में जो है बाढ़ आई हुई है। ये समझ लो कितने बुरा हाल चल रहा है। ठीक है, और फ्लड मानसून की वजह से आया, ज़्यादा बारिश हुई है, और ज़्यादातर बारिश जो है इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी मानसून के टाइम पे ही आती है, लेकिन पीरियड जो होता है वो शॉर्टर होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला जो है एक देश नाम से एक चीज़ है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब। तो उद्यमिता को बढ़ाना है, ठीक है, और सर्विसेज के लिए हब को बढ़ावा, हब मतलब उद्यमिता को बढ़ाना है, सर्विसेज को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए एक हब बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसके पीछे है। ठीक, और इसके लिए वर्कशॉप जो है अभी ऑर्गेनाइज करी गई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर EOU और SEZ, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनके साथ में। ठीक, तो ये वही है, भारत में जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें गवर्नमेंट जो है ये करेगी कि सुविधाजनक बनाएगी, आसानी से जो वित्तीय नॉर्म्स हैं वो आसान हो जाएं, लोन वोन आसानी से मिल सकें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को और जो है रिवैम्प किया जा सके। ठीक है ना, परिकल्पित विनिर्माण किया जा सके, ये सारी चीज़ें हो। ये बिल है, अब देखो आगे इसको जो है लाया जाएगा आपका संसद में। ठीक, और ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस जब मिलता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो समय अवधि है, ठीक, जो टाइम लिमिटेशन है कि जिसमें आपको ऋण वापस करना है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक, और दूसरा जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो कम हो जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अगर दे दिया जाए, जिस प्रकार से रेल, रोड, वाटरवे, एयरपोर्ट, इन सबको मिला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, तो उसको भी मिलेगा। देश है, ठीक, फुल फॉर्म क्या था आपका, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब। अगला है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। आप यहाँ पे भारत में अप्लाई करो, ठीक, कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए। ठीक है, आप जा रहे हो यूरोप, हालांकि यूरोप में बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव चलता है। ठीक, यूके में राइट हैंड ड्राइव ही चलता है, लेकिन बाकी जगह लेफ्ट हैंड ड्राइव चलता है। तो आप यहाँ से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर आप जाइए, और वहाँ पे आपको जो है कोई आराम से आप गाड़ी हायर करिए, और जो है आपको एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हो। ठीक, यूरोप में बहुत ज़्यादा काम आता है ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वीज़ा आप ले लो तो कई सारी कंट्रीज़ तो आप ऐसे पार करते हो जैसे इंडिया में यूपी से बिहार जा रहे हो, तो इस प्रकार से होता है, कंट्री ऐसे पार होती हैं। तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेके, बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट का ये रहता है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट देने के लिए जो है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, जो कि जिनेवा कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा। और जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे इंडिया में क्या होता था कि अलग अलग स्टेट्स जो है अलग अलग कलर के, अलग अलग जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट देते थे, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी जब हम यहाँ से जाते थे, ठीक, बाहर।
तो अब क्या है कि जिनेवा कन्वेंशन में भी ये कहा गया है कि एक जैसा दो, पूरे भारत में बने तो एक जैसा जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दे दो आप, चाहे आप केरला से अप्लाई करो, चाहे यूपी से करो, चाहे आप तमिलनाडु से करो, चाहे महाराष्ट्र से करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर अधिसूचना भी जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अब जो परमिट दिया जाता है वो आसानी से मिलेगा, जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार मिलेगा, और जो है आराम से आप लोग को जो है आप ले पाएंगे इसे। ठीक, नेदरलैंड्स की जो क्वीन है, क्वीन मैक्सिमा, वो भारत के 3 दिवसीय यात्रा पे हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से इन्होंने मुलाकात करी, दोनों लोग ने जो है द्विपक्षीय रिलेशन की काफ़ी तारीफ़ करी। इसमें एक जो तारीफ़ है वो ये है, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था करंट अफेयर में, पिछले साल इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर हुआ है। ध्यान रखना, वाटर पूछ ले मान लीजिए आपसे, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर किसके साथ हुआ, तो नेदरलैंड्स के साथ में हुआ है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। ठीक, साथ ही साथ जो है दोनों लीडर्स ने बताया बातचीत में, ये कहा कि भारत में जो मतलब वैसे ओवरऑल जो सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव कैसे क्या लेने चाहिए, और भारत ने इस ओर वित्तीय समावेशन की ओर जो है काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक, आपका जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी काम किया उन्होंने, साक्षरता की तरफ भी। तो इसकी जो है क्वीन मैक्सिमा जी ने तारीफ भी करी भारत की। नेदरलैंड्स की मैपिंग अभी देखेंगे तो नेदरलैंड जो है आपका कंट्री आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में है ये। ठीक, और इसकी ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं कैरेबियन में, जो वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया है ना वहाँ के पास पे भी। ठीक, लैंड बाउंड्री ये शेयर करता है जर्मनी से, बेल्जियम से। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। द हेग भी यहाँ पर है। द हेग का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये सब कहाँ पे हैं, द हेग में ही तो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, द हेग में है। रॉटरडेम, रॉटरडेम नाम से कन्वेंशन भी, बताइए किससे संबंधित है। ठीक, याद आ रहा है कुछ, रॉटरडेम डैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और जो है पॉप्स करके, ये सब एक ही टाइप के हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नॉर्थ सी जो है इससे टच करती है, और वैसे आप देखो तो आर्कटिक सी का हो जाएगा ये, और ये यूके है इधर छुपा हुआ। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित, स्टैंड अलोन 5G स्ट्रक्चर। अब देखो ऐसा है कि 5G को लगाने के दो तरीके होते हैं। ठीक, रिलायंस जो है स्टैंड अलोन वाले तरीके को अपनाने वाला है, बाकी जो कंपनियां हैं वो नॉन स्टैंड अलोन तरीके को अपनाएंगे। अब आप ये सोचेंगे स्टैंड अलोन का मतलब क्या है। देखो ऐसा है, ऑलरेडी हमारे पास 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए बॉक्स है पूरा, ठीक, इसमें 2 खांचे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर 4G का है, 4G सबको मिल रहा है। इसी में मान लीजिए आपने 5G भी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया 4G का, और 5G की सुविधाएं भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर 4G वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के में ऐड करते हुए दे रहे हो, तो ये नॉन स्टैंड अलोन हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। लेकिन अगर आपने अलग से एक 4G का जो था उससे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का अपना स्टैंड अलोन अलग एक बनाया, और उसके थ्रू अगर आप 5G की सुविधाएं दे रहे हो, तो ये स्टैंड अलोन हो जाएगा, जो कि आपका रिलायंस देने वाला है। उसने बोला है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में तो दिवाली तक चालू भी कर देगा 5G सर्विसेज, रिलायंस ने अभी बताया है। ठीक, और पूरी कंट्री में 2023 दिसंबर तक चालू कर देगा। तो स्टैंड अलोन के कई सारे फ़ायदे हैं, ज़्यादा अच्छी जो है सुविधाएं मिलती हैं, और ओवरऑल पूरे विश्व में देखा गया है कि लोग जो है नॉन स्टैंड अलोन इसलिए चालू करते हैं कि भैया पैसा उसे कम लगता है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाता है, लेकिन फाइनली दे ऑल शिफ्ट टू स्टैंड अलोन, क्योंकि उसमें सुविधा ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक, कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक, एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है। अगला टॉपिक है यूएन हाई सीज ट्रीटी। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो बेसलाइन होती है किसी कंट्री की, बेसलाइन, ठीक, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल या फिर 300 कितना होता है, 370 किलोमीटर बेस लाइन से समुद्र की तरफ आप बढ़ोगे, 370 किलोमीटर या फिर 200 नॉटिकल माइल, तो यहाँ तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक, इसके बाहर, इसके उपरांत मतलब उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसको हाई सी बोला जाता है या फिर ओपन सी भी बोला जाता है। तो जो हाई सी और ओपन सीज है ना, उसमें
आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण, उसका जो है प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, इन सब के लिए जो है एक ट्रीटी पे बातचीत चल रही थी। अभी 27 अगस्त को ये बातचीत चल रही थी, यूएन की ट्रीटी होने वाली थी। यूरोपियन यूनियन और 168 कंट्रीज जो है सबने पार्टिसिपेट इसमें किया। नेगोशिएशन एक्चुअली फेल हो गए हैं, ठीक, कोई भी नेगोशिएशन इसमें फाइनल जो है आउटकम नहीं आया है, ठीक। और हाई सीज जो है आपका इसमें प्रोटेक्टेड जो है 1% से कम प्रोटेक्टेड हाई सीज हैं, मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम मछलियों का जो है संरक्षण करते हो, कंजर्वेशन करते हो, ठीक। 95% ऑफ अर्थ एक्यूपाइड हैबिटेट है ज़्यादातर, तो वही मछलियाँ रहती, तो हैबिटेट भी सबसे बड़ा है हाई सीज में। अच्छा, ये जो यूएन ट्रीटी है, यूएन हाई सीज ट्रीटी, इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशियन भी है। तो अगर मान लीजिए ये वाला नाम उपयोग करें तो घबराइएगा नहीं, पेरिस एग्रीमेट फॉर ओशियन अगर बोल दे तो ये यूएन हाई सीज ट्रीटी संबंधित बात हो रही है। पेरिस एग्रीमेंट जो दूसरा वाला जो COP21 वाला था वो UNFCCC क्लाइमेट चेंज से संबंधित, वो अलग है। और ये ट्रीटी आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन पे फोकस करता है। अभी इस पर कोई भी नेगोशिएशन फेल हो गए, कोई नहीं आ पाया। अच्छा, नेगोशिएशन हो किस के अंतर्गत रहते? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जो कि 1982 में आए थे, इसके अंतर्गत नेगोशिएशन चल रहे थे, जिसमें हर कंट्री के क्या अधिकार होते हैं मरीन रिसोर्सेज पे, समुद्री के संसाधनों पर, उसकी बातचीत होती है। तो ये फेल हो गया अभी फ़िलहाल। UN रेजोल्यूशन 2017 में आया था और कहा जा रहा था कि भैया 2022 तक डेडलाइन है कि हमें कंजर्वेशन कैसे क्या करना है, ओशन के हेल्थ कैसे क्या उसकी देख रेख करनी है। तो ये अभी फेल हो गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये पेड ग्रुप की जानकारियाँ हैं यहाँ पर। 2023 UPSC UPPSC इसका जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, और किस प्रकार से चलता है उसके बारे में मैं अभी एक स्टडी प्लान आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको डेली स्टडी प्लान मिलता है, ठीक, डेली आपको MCQs मिलते हैं, ठीक। और जैसे आप लोग को यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हो। स्टडी प्लान आपको पूरा मिलता है, उससे आपको पता भी रहता है। रोज़ 2 बजे मैं देता हूँ स्टडी प्लान, ठीक है, कि कैसे क्या आपको क्या पढ़ना है, आज के लिए टारगेट आपके पास है, उतना आप अचीव करते गए ना रोज़, तो बहुत आराम से आपका जो है पूरा सिलेबस जो है कम से कम एक बार पढ़ने के बाद तो 5-6 बार तो रिवीजन भी हो जाएगा। वो अभी बताऊंगा कैसे हम करते हैं, ठीक। MCQ, फिर जो आपको मेंस आंसर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, उसको जो है मैं वहाँ पे इवेल्युएट भी करता हूँ। साथ ही साथ आपका लाइव डाउट डिस्कशन भी होता है, कोई भी आप डाउट पूछिए, उसके लिए डेडिकेटेड टाइम है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है पूरी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज़ है। और जो है बेसिक से हम लोग इसमें बिल्कुल कर रहे हैं जो रेलेवेंट है, ठीक। कोई भी चीज़ ये मतलब कॉपी पेस्ट करके और बोल दे ये सिलेक्शन मटेरियल है, तो वो सिलेक्शन मटेरियल नहीं रहता है। सारी चीज़ें क्या है, NCERT प्लस जो आपका रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक। जैसे हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें, और टेस्ट सीरीज़, ठीक। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग रोज हो रही है। मेंस का भी पूरा सिलेबस जो है उसको सब कुछ कवर किया जाएगा। 2023 का है, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो आप बार बार रिपीट करो इसलिए नहीं हो रहे। तो बेसिक फाउंडेशन से करेंगे इसको, और इसको आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वो सोचो कि ये जो है आपका पहले चालू हो गया तो मैं पीछे हो गया, नहीं, बहुत टाइम है आपके अनुसार भी जो है। क्योंकि मैं अभी जो स्टडी प्लान देता हूँ उसके लिए मैं कहता हूँ 5 घंटे दे दो भैया, 5-6 घंटे। तो आप मान लो थोड़ा लेट भी हो गया, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन है ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपके लिए क्या है, मैं 8 घंटे का शेड्यूल बना दूंगा रोज़, वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आप उस चक्कर मत पड़ना कि जैसे लोग बताते हैं ना कि 15 दिन का कोर्स ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन मटेरियल ले लो, घोट के पी लो, तो वो सब नहीं है। वो सब जो है बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जो कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया, कोई आके जो है वीडियो बना के बता दे तो मान जाएंगे। बिना पेड मतलब नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, डाउट डिस्कशन और ये वाले ग्रुप भी अलग से हैं। स्टडी प्लान कैसे चलता, चलिए उसको पहले दिखाया तो। अब देखिए, ये 31 अगस्त का स्टडी प्लान है, आपका डे 39 हो चुका है। सुबह करंट अफेयर जो आता है उसको करना है, उसमें होमवर्क जो कमेंट जो आंसर आपको दिए जाते हैं वो आपको करने हैं। 10 बजे आपको MCQ वाला पहले मिलता था, लेकिन अब तो 6 बजे ही मिल जाएगा। फिर इसके साथ ही आज मेंस आंसर राइटिंग है, उसको आपको करना है। डेली सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हम लोग देते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग ने चालू कर रखा है इस समय। तो क्लास 6 से देखो हम लोग कर रहे हैं, ठीक।
जो लोग खाली कॉपी पेस्ट करके करते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि क्लास 6, वो सीधे बोलते हैं क्लास 6 से लेके प्रीलिम्स के लिए भी अगर मान लीजिए उन्होंने कोर्स जारी किया है, ये करते हैं वो लोग, तो कहते हैं क्लास 6 से लेके आप जो है 12 तक पढ़ डालिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 7वां 8वां 9वां जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है मेरे भाई, वो थोड़ी ना प्रीलिम्स में पढ़ा दोगे। खैर लेकिन लोग करते हैं क्योंकि उनको इतना जो है अंदाज़ा नहीं है। खैर 6 क्लास का जो है चैप्टर 5 से लेके 8 तक को पढ़ना है। अच्छा, ये हम लोग अभी पहले कर चुके हैं और इसको पढ़ने के बाद इन चैप्टर्स का चैप्टर वाइज टेस्ट जो है आपका 5 से 8 वाला शाम को रात में होता है। ठीक, तो आपने पढ़ा भी, उसके जो है पढ़ते समय आपको एक्सरसाइज भी आपने करी, तो उसके आपने आंसर राइटिंग भी कर ली, आपके वो नोट्स भी तैयार हो गए, साथ ही साथ आपके जो है एमसीक्यू भी आपने कर लिए। फिर आपने उसको पढ़ने के बाद फिर जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन पूरे टाइम आपने उसका रिवीजन भी कर लिया, पढ़ने के बाद रिवीजन, नोट्स भी तैयार हो गए, और फिर उसके बाद टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद उसका फीडबैक आपको मिलता है, फिर जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो मतलब कितने आपने यहीं पे ही 2 बार तो रिवीजन भी कर लिया। ठीक, तो क्या चीज़ें इसके अलावा आपको करनी है। अब ये धीरे धीरे आपको जो है रोज़ ये कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओगे तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या है, आप लोग खाली जो है 15 दिन वाले कोर्स पे रहते हो, ठीक, सिलेक्शन में ठेल के पीछे पड़े रहते तो फिर भैया दिक्कत है। ठीक, तो चलिए करते हैं अब एमसीक्यूज़ आज के जो एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, वो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। इस एमसीक्यू के बाद हम लोग करेंगे मेंस आंसर राइटिंग वाला, मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन है और पिछले दिन का जो क्वेश्चन था उसके एनालिसिस। ठीक, ये एमसीक्यूज़ को कराने का उद्देश्य यही है कि एग्जाम आवर में आपको क्या प्रक्रिया को फॉलो करना है उस पर ध्यान रहना चाहिए आपका। ठीक, पहला क्वेश्चन है, अप टू विच ईयर आरबीआई डिसाइडेड टू सेटअप फ्रॉड रजिस्ट्री। किस साल तक, किस वर्ष तक आरबीआई ने फ्रॉड रजिस्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसमें से आपको पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, इसमें से कोई भी नहीं, डी आंसर होगा। अभी कोई सीमा जो है समय सीमा तय नहीं करी गई है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्राइम्स इन इंडिया। भारत में अपराधों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में 2019 से 2021 तक लगातार बढ़े हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था ना कुछ ऐसा करके कि बढ़ा है, बीच में कम हुआ था फिर बढ़ा है, ऐसा कुछ बताया था। इसमें क्या बोल रहा है, लगातार बढ़े। तो देखिए यूपीएससी इस टाइप के जो है ट्रेंड वाले क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक सर्वे से जरूर पूछता है, जब वो आएगा तो उसकी भी तैयारी कराई जाएगी पूरी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 2020 में घटा है फिर बढ़ा है, तो ये लगातार नहीं, ऐसे नहीं बढ़ रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया था, तो ए और सी आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों में 1-1 स्टेटमेंट दे रखा है जो कि गलत है, करेक्ट पूछा गया। तो बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। अगला स्टेटमेंट है, मर्डर के जो केसेस हैं कंटिन्यूड देयर कंसिस्टेंट इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम 2019 से 2021। तो ये स्टेटमेंट सही है, हत्या जो है लगातार बढ़ रही है, 19 में जितनी थी उससे ज़्यादा 20 में थी, उससे ज़्यादा 21 में रही है। एनसीआरबी का डेटा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 5G नेटवर्क। ठीक, तो स्टैंड एलोन मोड में 5G नेटवर्क 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित है। तो क्या मैंने आपको बताया, क्या ऐसा है क्या? नहीं। ठीक, 5G वाला जो है अलग से अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, करेक्ट पूछा गया, तो जिसमें इसमें 1 होगा ऑप्शन वो जो है आपका नहीं होना चाहिए है। ठीक आंसर। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, और बी डी में से कोई आंसर होने वाला है। एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इन द नॉन स्टैंड एलोन मोड द 5G नेटवर्क ऑपरेट्स विद डेडिकेटेड इक्विपमेंट एंड रन्स पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क। तो देखिए ये भी गलत हो गया। नॉन स्टैंड एलोन मोड में क्या होता है कि 5G नेटवर्क इज सपोर्टेड बाय द 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो ये मैंने आपको जैसा बताया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट कनेक्ट्स द इंग्लिश चैनल टू द नॉर्थ सी। ठीक, कौन सा स्टेट है जो कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ता है? तो मैंने इसको पीछे पढ़ाया भी था, स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है, स्टेट ऑफ डोवर जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है। स्टेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन सिंगापुर होते हुए जो है आपका पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। बैरिंग स्ट्रेट आपका क्या है कि जो रशिया है और इधर जो अलास्का वाला एरिया है उसके बीच में बैरिंग स्ट्रेट है।
तो ये स्ट्रेट वाला पूरा जो है वीडियो मैंने बना रखा है, ये आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा, लेकिन वो एक सीरीज़ टाइप से मैं चलाना चाहता हूँ, इसलिए अभी वो बना लिया है मैंने, वो जो है आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड एक मतलब क्या है? डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ाने का मिशन है, नदी प्रबंधन मिशन है, सिंचाई के लिए वर्षा जल बचाने का मिशन है, भूमिगत जल बढ़ाने का मिशन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये पहला स्टेटमेंट होगा। वर्गीस कुरियन का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये सब चीज़ें एक साथ आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा, और इसके देखिए इस पीडीएफ में सारे आंसर्स भी दे रखे हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब मेंस का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था 30 अगस्त का, यानी कल का। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर लेंगे किस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या डिमांड थी, आपको क्या क्या उसमें लिखना चाहिए था, ठीक। तो ये जीएस पेपर 2 से संबंधित था। इलेक्शन में डिस्कस द रीसेंट डिबेट ऑन फ्रीबीज इन इंडियन इलेक्शन विद एग्जाम्पल्स, ठीक। तो इसमें देखिए ऐसा है कि आपको वर्ड लिमिट देखना चाहिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये देखना चाहिए, कौन से पेपर में आया है ये देखना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है इलेक्शन वाला, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी ऐसा करता है, ठीक। तो वो हो सकता है आपको जीएस पेपर 3 मिल जाए या फिर जीएस पेपर 4 मिल जाए। तो 4 में मिल जाएगा तो अलग तरीके से आपको लिखना होगा, ये बातें समझिए। तो यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड एक होता है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की बात करेगी, यानी कि आपको इसमें एनालिसिस करनी है, प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, ठीक। आपका कोर क्या है? इस क्वेश्चन का कोर है फ्री बीज इन इंडियन इलेक्शंस, ये कोर है इस क्वेश्चन का, ठीक। इसको समझ गए आप कि कोर है, फिर आपके दिमाग में जो एग्जांपल्स आए जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको, देखो मैं जैसे बताता हूँ कि रफ में आप कैसे करो। आप लिखो ए, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा आंसर मत लिख लेना, बस ये कर लो कि मैं पहले बताऊँगा वॉट, ठीक। बी में आपको जो है इसको जो है वॉट में फ्रीबीज क्या होते हैं ये चीज़ बतानी है। फिर इंडिया डिबेट क्या है आपका, बी मतलब ये बॉडी में डिबेट जो है, फिर इसके प्रोज और कॉन्स बताने हैं, ठीक। फिर सी पार्ट क्या है इसका, प्रोज और कॉन्स जब बताओगे तो साथ ही साथ एग्जाम्पल भी रहेगा। सी में आपको जो है वे फॉरवर्ड करके ख़त्म कर देना, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन है, आप बिल्कुल डायरेक्ट रहेंगे टू द पॉइंट, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, ठीक। अब आपने ये ऐसा बना लिया रफ में, फिर आपको बस आपके दिमाग में स्ट्रक्चर पूरा सीक्वेंस जो है फ्लो में आपका आंसर लिख देना आपको। मेरी बात समझ में आई? ये जो मैंने ये जो चीज़ें स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ताकि आप रोज़ करंट अफेयर पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, मेंस आंसर राइटिंग भी करो, सारी चीज़ें एक ही साथ, ठीक। तो फ्री बीज इंडिया इलेक्शन में अभी देखिए रेवड़ी कल्चर वाली बात हुई थी, थोड़ा इसमें पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। रेवड़ी कल्चर वाली बात हुई थी, तो जिनके ऊपर ये तंज जो है कसा गया था, उन्होंने कहा कि भैया अगर जो पब्लिक गुड्स हैं जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, बिजली है, ये सब अगर हम फ्री दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक। तो प्रोज भी बताने, कॉन्स भी बताने, तो ये सारे एग्जाम्पल में भी आ जाएंगे आपके। लेकिन जैसे तमिलनाडु में एक कैंडिडेट ने जो है मजाक उड़ाया था पूरे इलेक्शन का, उसने कहा था कि अगर आप मुझे जिताते हो तो मैं आपको मून पे सैर कराऊंगा, मंगल ग्रह पे जो है आपको ज़मीन मिलेगी। तो इस तरीके का कोई उपहास भी करते हैं भाई इंडियन इलेक्शंस का, ठीक। तो ये फ्रीबीज का जो है उपहास, तो ये भी एग्जाम्पल आप बताओ, तभी तो लिखा है ना विद एग्जाम्पल। अगर आप ये सब आपके दिमाग में आ रहा है, करंट अफेयर आप कितनी अच्छे से आप पढ़ रहे हो, कितना इंटरलिंकिंग कर पाते हो, तभी आप ये सब चीज़ें लिख पाओगे, ठीक। साथ ही साथ फ्रीबीज के लिए जो अभी डिबेट चल रही है उसमें कहा गया कि नीति आयोग के मेंबर उन्होंने ये बोला, ये लिखना पड़ेगा आपको, नीति आयोग के मेंबर ने बोला। आप अपना से ज़्यादा देखिए जो है आपको तटस्थ रूप से थर्ड पर्सन के रूप में लिखना चाहिए आंसर ज़्यादातर। तो आप भी लिखोगे कि नीति आयोग के मेंबर ने ये भी बोला हुआ है कि भैया आप फ्रीबीज दे रहे हो, तो मैनिफेस्टो में ये भी लिखो कि उसका पैसा आप कहाँ से लाओगे, ये भी बात आपको करनी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जीएस पेपर 2 में है, पेपर 2 में आएगा, तो आपको जो है लॉज, पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ये सब जहाँ भी आपके आ सकते हैं ज़रूर लिखो भैया, क्योंकि जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन है। तो इसमें आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिखो, जो तमिलनाडु वाला मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैं थोड़ा भूल भी रहा हूँ अभी, ठीक। तो वो जो है इस तरीके से आपको आंसर लिख कर, और बिल्कुल टू द पॉइंट रहिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन है। और वे फॉरवर्ड दीजिए कि आपको जो है फ्री बीज में एक तर्क संगत यानी कि रैशनल जो है मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, और जनता को भी एजुकेट होना चाहिए, और उसको भी देखना चाहिए कि हम सिर्फ वोट हमारा बिकाऊ नहीं है, वोट हमारा आने वाले 5 साल और आने वाली जनरेशन्स का भविष्य डिसाइड कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें उसके लिए बहुत जागरूक, सिर्फ एक मोबाइल पकड़ लेने से या फिर कुछ एक साड़ी मिल जाने से या फिर दारू बोतल मिल जाने से अगर हम
ये वोट किसी को दे रहे हैं तो गड़बड़ है। ठीक, तो वो चीज़ें भी ध्यान देने वाली। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक, तो ये उन सभी के लिए जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, तो इस तरीके से आप आंसर करें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उनको तो मैं इवेल्यूशन करके बताता ही हूँ, फिर भी यहाँ से भी वो लोग देखकर इसके जो है पूरा उनको और समझ में आ जाएगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो खाली मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका फिर एनालिसिस मैं कल बताऊंगा। ठीक, 1 सितंबर वाले वीडियो में। 31 अगस्त को जीएस पेपर 3 से आपको क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 42 है, सीक्वेंस वाइज है, वैसे तो मैं पहले भी कराता था। खैर, व्हाट इज द रीसेंट डिबेट ऑन यूएन हाई सीज ट्रीटी। ठीक, मिलता जुलता क्वेश्चन है, डायरेक्टिव वर्ड डिस्कशन है। संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हाल ही में क्या बहस हुई है, विचार विमर्श करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में रखना है। ठीक, तो ये आप लोग आज इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोड की तरफ। देखिए मोटिवेशनल कोड जो है हम लोग का रह गया था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा उत्साह बढ़ने वाला है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। समझो, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। ठीक, अगर पसंद आया ये नया फॉर्मेट आप लोग को तो ज़रूर इस पर अच्छे से लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, तब भी उन लोग के लिए अपना आराम से वाला वीडियो देखकर पूरी वो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक ये पहुंचाएं जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।